म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते वक्त अक्सर कुछ सवाल परेशान करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर इन्हें सबसे सुरक्षित माना जाता है तो भी नुकसान क्यों होता है कभी कभी। हाँ, ये तो है। और क्या ये जो फंड मैनेजर्स हैं जो हमसे अच्छी खासी फीस लेते हैं, क्या वो वाकई हमारे पैसे को समझदारी से बढ़ा रहे हैं या फिर उनका असली खेल अपना कमीशन बनाना है? ये सवाल तो सबके मन में आता है कभी ना कभी। बिल्कुल, ये खटकते जरूर है। दिलचस्प बात यह है कि इन बुनियादी सवालों के बहुत सीधे और असरदार जवाब एक ऐसी किताब में मिलते हैं। अच्छा? हाँ, जिसे कई जानकार म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक तरह की गाइड बुक, यहाँ तक कि बाइबल जैसा मानते हैं। ओके, कौन सी किताब? ये किताब है कॉमन सेंस ऑन म्यूचुअल फंड्स और इसके लेखक है जॉन सी बोगल। ओह, जॉन बोगल, वैनगार्ड वाले। हाँ, वही वैनगार्ड ग्रुप के संस्थापक। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसे उन्होंने आम निवेशकों के लिए कम लागत वाले निवेश को मुमकिन बनाने के मिशन के साथ शुरू किया था। बिल्कुल बिल्कुल, इंडेक्स फंड के जनक भी तो वही हैं। एग्जैक्टली, उन्हें इंडेक्स फंड का पितामह भी कहा जाता है। तो आज हम इसी किताब से मिले विचारों और आंकड़ों के आधार पर जॉन बोगल के निवेश के मूल सिद्धांतों की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद है उनकी उन मुख्य सीखों को समझना और निचोड़ना जो म्यूचुअल फंड निवेश की दुनिया में आज भी उतनी ही बल्कि शायद पहले से ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, तो क्या था उनका मेन मैसेज? बोगल का जो मूल संदेश है वो सुनने में शायद बहुत आसान लगे, लेकिन है बहुत गहरा। उनका कहना था, निवेश को सरल रखें, लागत कम रखें, और लंबी अवधि के लिए सोचें। बस ये 3 बातें। सुनने में तो वाकई सिंपल है। हाँ, लेकिन जैसा अक्सर होता है, सबसे सरल चीजों को अमल में लाना ही सबसे मुश्किल होता है। सही बात है। चलिए इस विचार को और खोलते हैं। हम इस किताब से मिली उन अहम बातों पर गौर करेंगे जो हर उस व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है जो म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपनी संपत्ति बनाना चाहता है। जरूर। सबसे पहले उस चीज पर आते हैं जिसे बोगल ने निवेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। बाजार का उतार चढ़ाव? नहीं, यही तो मजेदार बात है। वो दुश्मन बाजार का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि वो लागत है जो हम निवेश करने के लिए चुकाते हैं। अच्छा, कॉस्ट्स, फीस। हाँ, बोगल का सबसे पहला और शायद सबसे क्रांतिकारी सच यही था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जाने अनजाने में ही सही अक्सर निवेशकों के हितों से पहले अपने मुनाफे को रखती है। उनका एक मशहूर कथन है जो थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं, अपने लिए डिजाइन किए गए हैं। ओह, ये तो काफी बोल्ड स्टेटमेंट है ना? बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि ज्यादातर फंड्स का ढांचा ऐसा होता है जिसमें फंड मैनेजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनियां कई तरह की फीस और चार्जेस लेती हैं। मैनेजमेंट फीस, एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड वगैरह। हाँ, ये सब तो होता है। और ये छोटी छोटी लगने वाली लागतें धीरे धीरे चुपचाप आपके रिटर्न को खा जाती हैं। बिल्कुल, और इसका लंबी अवधि का असर वाकई चौंकाने वाला हो सकता है। बोगल ने बार बार हिसाब लगाकर दिखाया कि कैसे ये लागतें आपके मुनाफे पर दीमक की तरह काम करती हैं। दीमक की तरह? सही कहा। सोचिए, अगर बाजार 10% रिटर्न देता है और आपका फंड 2% फीस लेता है तो आपको सिर्फ 8% मिला। अब ये 2% का अंतर शायद 1 साल में ज्यादा ना लगे, लेकिन जब आप 20, 30 या 40 साल के लिए निवेश करते हैं तो वो जो कंपाउंडिंग का जादू है ना, वो उल्टा चलने लगता है। वो 2% फीस जो हर साल कटती है, वो सिर्फ फीस नहीं है, बल्कि वो उस पैसे पर भविष्य में होने वाली कमाई भी है जो अब कभी नहीं होगी। बाप रे, ये तो सोचने वाली बात है। इसीलिए बोगल का मंत्र इसी सच्चाई पर आधारित था, सबसे अच्छे फंड की तलाश ना करें। अच्छा, तो फिर सबसे कम लागत वाले फंड की तलाश करें। वाह! क्योंकि भविष्य में कौन सा फंड सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा ये कोई नहीं जानता, ये तो तुक्का है। सही बात है। लेकिन लागत कितनी होगी ये आपको आज ही पता होता है। ये एक ऐसी चीज है जो आपके नियंत्रण में है। ये बात तो बिल्कुल पते की है। मतलब सबसे कम फीस वाले फंड को चुनना शायद सबसे ज्यादा कॉमन सेंस वाली बात है। फिर भी ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले फंड के पीछे भागते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर बोगल का दूसरा बड़ा आइडिया सामने आता है ना। इसी कम लागत वाले सिद्धांत ने ही तो इंडेक्स फंड्स को जन्म दिया। एकदम सही। बोगल ने देखा कि आंकड़े बार बार यही दिखा रहे थे कि ज्यादातर एक्टिव फंड मैनेजर्स, यानी वो लोग जो स्टॉक्स चुनकर बाजार को मात देने की कोशिश करते हैं, हाँ, जो स्टार मैनेजर्स हो, हाँ वही,
वो लंबी अवधि में बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते, खासकर फीस और लागतें काटने के बाद। तो उनका तर्क बहुत सीधा था, अगर आप बाजार को हरा नहीं सकते तो फिर उसे हराने की कोशिश करने वाले मैनेजर को मोटी फीस क्यों दे? बात तो सही है। क्यों ना एक ऐसा फंड बनाया जाए जो बस पूरे बाजार या उसके किसी हिस्से को हुबहू नकल करे। और वही इंडेक्स फंड है ना? एक ऐसा फंड जो किसी मैनेजर की राय पर नहीं बल्कि सीधे सीधे इंडेक्स की बनावट पर चलता है। हाँ बिल्कुल, इसमें बस वही शेयर खरीदे जाते हैं जो इंडेक्स में होते हैं और उसी अनुपात में। तो इसमें खर्चा कम होता होगा? हाँ बिल्कुल, इसका नतीजा ये होता है कि इंडेक्स फंड का खर्च बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें रिसर्च टीम या स्टार मैनेजर की जरूरत नहीं होती, ये कंप्यूटर आधारित होता है ज्यादातर। अच्छा। दूसरा, इसमें जोखिम अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि आपका पैसा किसी एक या कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में नहीं बल्कि पूरे बाजार में फैला होता है, डाइवर्सिफिकेशन। हाँ वो तो है। और तीसरा, इसका रिटर्न लगभग इंडेक्स जितना ही होता है, न उससे बहुत ज्यादा न बहुत कम, थोड़ा सा कम लागत की वजह से। बोगल ने जब 1976 में पहला पब्लिक इंडेक्स फंड लॉन्च किया तो शुरू में इंडस्ट्री ने इसका मजाक उड़ाया था। सच में? क्या कहा था? इसे बोगल्स की मूर्खता कहा गया, औसत दर्जे का निवेश कहा गया। अरे लेकिन आज इंडेक्स फंड खरबों डॉलर का उद्योग है और लाखों आम निवेशकों के लिए संपत्ति बनाने का एक मुख्य जरिया बन चुका है। ये पारंपरिक फंड मैनेजमेंट के पूरे महंगे मॉडल को एक सीधी चुनौती थी। कमाल है। तो अगर कम लागत इतनी जरूरी है और इंडेक्स फंड इसका एक कारगर उपाय है, तो सवाल उठता है कि क्या हमें वाकई उन फंड मैनेजर्स की जरूरत है जो ऊंची फीस लेकर बाजार को मात देने का दावा करते हैं? यहीं पर बोगल का दूसरा अहम नजरिया सामने आता है। बाजार को लगातार मात देना सिर्फ मुश्किल नहीं, लगभग असंभव है। हाँ, ये बोगल के दर्शन का एक और स्तंभ है। उन्होंने अपने लंबे करियर और अनगिनत अध्ययनों से यही निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश फंड मैनेजर बाजार को मात देने में विफल रहते हैं। ज्यादातर? हाँ, ज्यादातर। और इसके कई ठोस कारण हैं। एक तो जैसा हमने कहा, लागत। हाँ, वो फीस। मैनेजर को सिर्फ बाजार जितना रिटर्न नहीं लाना, बल्कि अपनी फीस और ट्रेडिंग के खर्चे निकालने के बाद बाजार से ज्यादा रिटर्न लाना है, जो और भी मुश्किल है। सही है। और दूसरा कारण शायद बाजार का स्वभाव ही है, ये इतना अप्रत्याशित जो होता है। हाँ ये तो है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। बिल्कुल। तमाम विश्लेषणों, चार्ट्स और भविष्यवाणियों के बावजूद कोई भरोसे से नहीं कह सकता कि कल, अगले महीने या अगले साल बाजार कहां जाएगा। अर्थव्यवस्था, राजनीति, वैश्विक घटनाएं, यहाँ तक कि लोगों का मूड, सब कुछ इससे प्रभावित करता है। और तीसरा, जिसे अर्थशास्त्री मार्केट एफिशिएंसी कहते हैं। मार्केट एफिशिएंसी वो क्या है? मतलब आज के दौर में जानकारी इतनी तेजी से फैलती है कि किसी एक मैनेजर या कंपनी के लिए लगातार ऐसी जानकारी रखना जो दूसरों के पास ना हो और उसके आधार पर लगातार सही सौदे करना बेहद कठिन हो जाता है। कीमतें बहुत जल्दी नई जानकारी को दर्शाने लगती हैं। अच्छा, तो मतलब फायदा उठाना मुश्किल है? बहुत मुश्किल, लंबी अवधि में तो लगभग नामुमकिन। तो फिर वो जो कोशिशें होती हैं मार्केट टाइमिंग की, यानी बाजार के नीचे जाने पर खरीदना और ऊपर जाने पर बेचना, वो कितनी कारगर है? बोगल के अनुसार ये ज्यादातर व्यर्थ की कोशिश है और अक्सर नुकसानदेह साबित होती है। नुकसानदेह कैसे? बाजार का बॉटम कहां बनेगा और टॉप कहां, ये कोई नहीं जानता। इस कोशिश में निवेशक अक्सर बाजार से बाहर रह जाते हैं जब वो तेजी से बढ़ता है। हाँ। या तब खरीदते हैं जब वो और गिरने वाला होता है। डर और लालच में लिए गए ये फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। ओह। इसीलिए बोगल का सुनहरा नियम था, बाजार को मात देने की कोशिश ना करें, बस उसमें शामिल हो जाएं, है ना? डोंट बीट द मार्केट, जस्ट जॉइन इट। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि बाजार की समग्र वृद्धि में हिस्सा लें। अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, कंपनियां मुनाफा कमाएंगी, तो लंबी अवधि में बाजार भी ऊपर जाएगा। उस वृद्धि का हिस्सा बने, ना कि उसे हराने के चक्कर में पड़े। ये एक तरह से विनर्स गेम में हिस्सा लेना है, जहां आप बाजार के साथ जीतते हैं बजाय लूजर्स गेम खेलने के, जहां आप दूसरों को या बाजार को हराने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर हारते हैं। विनर्स गेम वर्सेस लूजर्स गेम, इंटरेस्टिंग। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है एक आम निवेशक के लिए? व्यवहारिक रूप से इसका मतलब है कि हॉट टिप्स, अगला मल्टी बैगर स्टॉक या मार्केट को टाइम करने वाले एक्सपर्ट की तलाश छोड़कर, हाँ, ये सब छोड़कर एक ज्यादा भरोसेमंद और सरल रास्ता अपनाना चाहिए। बिल्कुल। बोगल के हिसाब से बाजार में शामिल होने का सबसे अच्छा तरीका है कम लागत वाले, व्यापक रूप से फैले हुए डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड्स में लंबी अवधि के लिए निवेश करना। ये आपको पूरी अर्थव्यवस्था की तरक्की का फायदा उठाने का मौका देता है, बिना ये चिंता किए कि आपने सही स्टॉक चुना या सही समय पर एंट्री ली। सही है।
ये रणनीति भविष्यवाणी से हटकर भागीदारी पर जोर देती है। सुनने में शायद उतना रोमांचक ना लगे। हाँ, बोरिंग लग सकता है, लेकिन नतीजे ज्यादा भरोसेमंद हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सब जानने के बाद भी निवेश में सफलता के लिए शायद सबसे मुश्किल काम कुछ और है। वो क्या? वो है अपने मन पर काबू रखना। और यहीं पर बोगल का तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक आता है। निवेश में अनुशासन और धैर्य ही असली शक्ति है। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी है शायद। बोगल ने बार बार कहा कि निवेश एक 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन है। मैराथन। उनकी सबसे प्रसिद्ध सलाहों में से एक है स्टे द कोर्स, खासकर जब बाजार बुरी तरह गिर रहा हो। हाँ बिल्कुल, जब चारों तरफ डर का माहौल हो, खबरें चिल्ला रही हो कि सब बेचकर निकल जाओ, तब अपनी मेहनत की कमाई को गिरते देखकर शांत रहना मुश्किल है। बहुत हिम्मत का काम है और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं ना। हाँ, घबराकर बेच देते हैं, अक्सर सबसे निचले स्तर पर। हाँ, और यही सबसे बड़ा नुकसान कराता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो शेयर बाजारों ने हमेशा उतार चढ़ाव देखे हैं, युद्ध, मंदी, घोटाले, महामारी। हाँ, कितनी बार गिरे हैं। लेकिन लंबी अवधि में उनकी दिशा ऊपर की ओर ही रही है। अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती हैं, कंपनियां मुनाफे कमाती हैं और समय के साथ शेयर की कीमतें से दर्शाती हैं। लेकिन ये सफर सीधी रेखा में नहीं होता। जो निवेशक अधीर होते हैं और गिरावट में बाहर निकल जाते हैं, वो न सिर्फ उस गिरावट के नुकसान को वास्तविक बनाते हैं, बल्कि अक्सर बाजार की रिकवरी से भी चूक जाते हैं। अच्छा। जो कभी-कभी बहुत तेजी से आती है। धैर्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको बाजार के स्वाभाविक उतार चढ़ाव को झेलने और लंबी अवधि के रिटर्न का लाभ उठाने की क्षमता देता है। लेकिन बोगल कहते हैं स्टे द कोर्स, पर क्या ये सलाह हर स्थिति में लागू होती है? मान लीजिए किसी खास कंपनी में जिसमें निवेश किया है, कोई बड़ा फ्रॉड सामने आ जाए या उसका बिजनेस मॉडल ही गड़बड़ आ जाए, क्या तब भी बने रहना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा और जरूरी सवाल है। देखिए, बोगल का स्टे द कोर्स का सिद्धांत मुख्य रूप से समग्र बाजार की अस्थिरता या व्यापक आर्थिक चक्रों पर लागू होता है। अच्छा, मार्केट लेवल पर। हाँ, न कि किसी एक स्टॉक या सेक्टर की विशिष्ट समस्याओं पर। अगर किसी एक कंपनी के साथ बुनियादी तौर पर कुछ गड़बड़ हो गई है, तो बेशक उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और इसीलिए बोगल व्यापक रूप से फैले हुए डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड्स पर इतना जोर देते थे। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि इंडेक्स फंड में आपका पैसा किसी एक कंपनी के भरोसे नहीं होता, बल्कि सैकड़ों या हजारों कंपनियों में बटा होता है। सही बात है। अगर एक दो कंपनियां डूब भी जाएं, तो आपके पूरे निवेश पर उसका असर बहुत कम होता है। डाइवर्सिफिकेशन आपको स्टे द कोर्स करने की हिम्मत देता है, क्योंकि आपका जोखिम फैला हुआ है। ये बात समझ में आती है। तो ये अनुशासन और धैर्य बनाए रखना, खासकर मुश्किल वक्त में, शायद सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और ये हमें बोगल के एक और गहरे विचार की ओर ले जाता है। उनका कहना था, निवेश में बुद्धि से ज्यादा चरित्र की जरूरत होती है। इंटेलिजेंस से ज्यादा कैरेक्टर। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप दुनिया के सबसे चतुर विश्लेषक हो सकते हैं, आपके पास सबसे जटिल निवेश मॉडल हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास बाजार गिरने पर शांत रहने, अपनी भावनाओं पर काबू पाने और अपनी बनाई हुई योजना पर टिके रहने का अनुशासन और धैर्य नहीं है, तो सब बेकार। तो आपकी सारी बुद्धिमत्ता बेकार है। ज्यादातर निवेशक इसलिए पैसा नहीं गंवाते कि उनकी रणनीति खराब थी, बल्कि इसलिए गंवाते हैं कि वो डर या लालच में आकर गलत समय पर गलत फैसले ले लेते हैं। चरित्र यानी धैर्य, अनुशासन और लंबी अवधि की सोच आपको इन गलतियों से बचाता है। तो जब हम बोगल के इन सभी सिद्धांतों को एक साथ देखते हैं, सादगी पर जोर, लागत को न्यूनतम रखना, बाजार को मात देने की कोशिश छोड़कर उसमें शामिल होना, लंबी अवधि का नजरिया अपनाना और अनुशासन बनाए रखना, तो एक पूरी तस्वीर उभरती है। हाँ, और ये तस्वीर एक ऐसी निवेश रणनीति की है जो भाग्य, असाधारण कौशल या लगातार बाजार की भविष्यवाणी करने पर निर्भर नहीं करती। ये सामान्य ज्ञान, तर्क और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य पर आधारित है। ये सिद्धांत मिलकर एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जो ज्यादातर आम निवेशकों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता के लक्ष्य तक पहुंचने का एक व्यवहारिक और भरोसेमंद तरीका हो सकता है। सही है। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है जो बोगल के पूरे दर्शन का सार है। सादगी ही परम परिष्कार है। सादगी ही परम परिष्कार है। वाह। निवेश को जटिल बनाना जरूरी नहीं है। वास्तव में बोगल ने बार बार साबित किया कि अक्सर सबसे सरल, सबसे सीधा दृष्टिकोण ही सबसे प्रभावी होता है। जटिलता अक्सर लागत बढ़ाती है और गलतियों की संभावना भी। तो संक्षेप में कहें तो जॉन बोगल का कॉमन सेंस हमें यही सिखाता है कि निवेश की दुनिया के शोर शराबे, चमक दमक और
जटिल लगने वाली रणनीतियों से परे देखें। सफलता का रास्ता शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना बताया जाता है। कम लागत वाले व्यापक रूप से फैले हुए फंड्स में निवेश करें, लंबी अवधि के लिए निवेशित रहें और घबराए नहीं। हाँ, और बाजार के उतार चढ़ाव से घबराए बिना अपनी योजना पर टिके रहें। ये एक लागत केंद्रित, दीर्घकालिक और आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल। और यहीं पर हम उस अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न पर आते हैं जो इन स्रोतों से उभरता है और जो हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए। अच्छा, क्या सवाल है वो? क्या आपका लक्ष्य बाजार को मात देने की कोशिश करना होना चाहिए? क्या आपको अपनी ऊर्जा, समय और पैसा इस कोशिश में लगाना चाहिए कि आप लगातार औसत से बेहतर रिटर्न हासिल कर सकें, जो कि आंकड़े बताते हैं कि बहुत कम लोग कर पाते हैं? या फिर जॉन बोगल की तरह आपका ध्यान बाजार के साथ बढ़ने पर होना चाहिए? बाजार के साथ बढ़ना? हाँ, अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि में हिस्सा लेकर, कंपाउंडिंग को अपने पक्ष में काम करने देकर, समय के साथ अपनी संपत्ति को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए। ये वाकई एक बुनियादी चुनाव है ना? आपकी पूरी निवेश रणनीति इसी सवाल के जवाब पर निर्भर कर सकती है। बिल्कुल। क्या आप बाजार को हराना चाहते हैं या बाजार के साथ बढ़ना? ये सवाल हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे लिए निवेश का असली मकसद क्या है। अंत में सादगी के महत्व पर स्रोत का संदेश दोहराना चाहूंगी। जॉन बोगल की किताब कॉमन सेंस ऑन म्यूचुअल फंड्स और उनके जीवन भर का काम हमें यही दिखाता है कि निवेश की दुनिया में अक्सर सबसे उबाऊ लगने वाला सबसे सरल रास्ता ही सबसे प्रभावी और भरोसेमंद साबित होता है। शायद यही सबसे बड़ा कॉमन सेंस है। सही कहा।